जी। सो डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या होता है? ठीक है, डॉट नेट फ्रेमवर्क बेसिकली ये एक रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के जो लोग एप्लीकेशन डेवलपर्स हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन बनाते हैं मॉड्यूल्स की सूरत में, जिस सूरत में, उनके लिए एक रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म है कि वो वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को डिज़ाइन डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे टूल्स होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, इसके साथ मिलकर हम डॉट नेट फ्रेमवर्क पे काम करते हैं, यानी एप्लीकेशन वगैरह डिज़ाइन और डेवलप करते हैं। अच्छा, ये यानी ये समझ रहे हैं कि बहुत डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन को बनाने के लिए काम आता है। ठीक है, सपोर्ट्स मल्टीपल लैंग्वेजेस और क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन भी। ये देखने का फर्ज करें आपको एक वेबसाइट बनानी है। ठीक है, और अब मैं अगर एप्लीकेशन कहूँगा ना, तो आप उसको भी वेबसाइट ही समझिएगा अभी फिलहाल कुछ टाइम तक के लिए, क्योंकि हम अपनी वेबसाइट्स को अब एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। यानी वेबसाइट तो है थी, अभी अभी तो सिर्फ एक स्टैटिक वेबसाइट थी। ठीक है, लेकिन अब उस पर लॉजिक लगा के उसमें डेटाबेस को इंटीग्रेट करके हम सीखेंगे कि उसको एक एप्लीकेशन किस तरह बनाया जाता है। मिसाल है, आप लोगों का ई लर्निंग का काम है। ठीक है, अब ये ई लर्निंग का काम मैं किस तरह से इतना डायनामिक बनाऊं कि ये किसी ना किसी डेटाबेस से उठ के मेरे पास लेक्चर्स आ रहे हो, जब यूजर कुछ सर्च करे तो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी डेटाबेस से किसी ना किसी डेटा से उठकर मेरे पास चीजें आ रही हो। ठीक है, इस तरह कैसे बनाना चाहिए, इस तरह कैसे बनाया जाए, तो वो कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी हेल्प करती है, कोई ना कोई उसमें। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी ना किसी अगर फ्रेमवर्क को यूज करती है। अभी हमने सी लैंग्वेज यूज की थी, याद है आप लोगों को? हमने कोई फ्रेमवर्क यूज नहीं किया था सी लैंग्वेज में, हमने डायरेक्टली सी लैंग्वेज बस डेव सी प्लस प्लस उसका आईडीई है, उस पर यूज की थी हमने। ठीक है, बस डायरेक्टली यूज किया और खत्म काम। लेकिन अब सी शार्प जब मैं यूज करूंगा, मैं सी शार्प यूज करने के लिए मुझे कुछ चीजें बनानी पड़ती हैं। ठीक है, उन चीजों से आज़ादी, क्योंकि हम फ्रेमवर्क के साथ काम कर रहे हैं। फ्रेमवर्क इज लाइक, पहले क्या होता था, मिसाल दे रहा हूँ, मतलब ऐसा ऐसा तो होता भी है और आप लोगों ने नोट किया होगा। फ्रेमवर्क की मिसाल दे रहा हूँ मैं। फ्रेमवर्क की मिसाल ये है कि मैंने अभी अभी काम स्टार्ट करना शुरू किया, मैं फ्रीलांसर हूँ, मैंने अभी अभी काम स्टार्ट करना शुरू किया कि अभी मैं अभी फ्रीलांसिंग पे काम कर रहा हूँ, अभी भी मैंने काम स्टार्ट किया नया नया। ठीक है, चले ठीक है, हो गया, एक एक प्रोजेक्ट हो गया, दो प्रोजेक्ट हो गए। ठीक है, अभी क्या हुआ, पहले प्रोजेक्ट के अंदर मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी, इतनी मेहनत करनी पड़ी, इतनी मेहनत करनी पड़ी कि मैं परेशान हो गया। क्यों परेशान हो गया? क्योंकि कुछ था ही नहीं पहले से, सब कुछ नए सिरे से करना पड़ा, हर चीज़ नए सिरे से इंटीग्रेट करनी पड़ी, हर चीज़ का कोड लिखना पड़ा। ठीक है, दूसरा प्रोजेक्ट आया, कुछ था ही नहीं, हर चीज़ का कोड लिखना पड़ा, हर चीज़ नए सिरे से करनी पड़ी। तीसरा प्रोजेक्ट आया, हर चीज़ नई तरीके से करनी पड़ी। 5 प्रोजेक्ट्स हो गए, बट हर चीज़ नए तरीके से करनी पड़ रही है। ठीक है, नए तरीके का मतलब है कि पहले का काम हुआ ही नहीं है, कुछ है ही नहीं पहले का ऐसा कि उसकी मदद से मैं आगे का काम कर सकूँ। ठीक है, तो क्या, तो ये कि अब जब छठा प्रोजेक्ट आया ना, तो छठे प्रोजेक्ट के अंदर एक पेमेंट मेथड बना हुआ था। अब मैंने कहा मैं 5 प्रोजेक्ट में काम ये कर चुका हूँ पेमेंट मेथड का। अब मेरे पास एक फ्रेमवर्क बना हुआ है, टूल्स पड़े हैं मेरे पास। ठीक है, बने बनाए, और मैं क्या कर रहा हूँ, उनकी हेल्प से अपने अगले प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। टूल्स का मतलब क्या है? अब मैंने क्या किया, मैंने पेमेंट मेथड एक फाइल से इंटीग्रेट किया। ठीक है, जहाँ से डेटाबेस की कनेक्शन का की स्ट्रिंग बनाते थे, वो एक मेथड से मैंने गेट कर दिया, भाई ऐसे ऐसे बनाते हैं, इसको ऐसे गेट कर दो। फिर जहाँ से एक और काम करते थे, वो मैंने अपने एक और प्रोजेक्ट से गेट किया कि भाई इसको मैं ऐसे करूंगा तो ऐसे काम हो जाएगा। अब मुझे क्या हुआ, क्योंकि मेरा खुद का एक फ्रेमवर्क बना हुआ है कि मैं अपने टूल्स मैंने बनाए हुए हैं कि भाई ये टूल मेरी हेल्प इस टाइम पे करेगा। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, मेरा प्रोजेक्ट जो 10 दिन में बन रहा था, आज वो 6 दिन में बन गया, कुछ 5 दिन में बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि टूल्स मेरे पास मौजूद थे, मैं फ्रेमवर्क के साथ काम कर रहा था। जब टूल्स मौजूद थे, फ्रेमवर्क के साथ काम कर रहा था, तो बहुत सारी चीजें पहले से बनी हुई मिली। हालांकि वो बेशक मैंने खुद बनाई थी, और मैं मिसाल दे रहा हूँ कि फ्रेमवर्क की, फ्रेमवर्क ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंट होता है इससे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, काम पहले से हुआ है, तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, मुझे आसानी से तमाम वेबसाइट बनाने के लिए
टाइम भी मिल गया और मैंने वेबसाइट इन टाइम बना दी और बल्कि जल्दी बना दी, क्यों? क्योंकि टूल्स मौजूद थे। अब यहाँ मैं अगर बात करूँ, हम सी शार्प पढ़े डॉट नेट के फ्रेमवर्क के साथ, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना खुद का एक फ्रेमवर्क बनाया, ठीक है। फ्रेमवर्क आपको आसानी ये देता है कि आपको कुछ बने बनाए टूल्स प्रोवाइड करता है। जब हम डॉट नेट में एमवीसी पढ़ेंगे ना, तब तुम लोगों को ये बात सही समझ में आएगी, तब आप लोगों को बात भी सही समझ में आएगी जब हम लोग डॉट नेट में एमवीसी पढ़ेंगे। इस फ्रेमवर्क हमें कितनी ज़्यादा ऑप्शन, कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कि अच्छा चलो आपने ये कहा, यार मैं आपके लिए ये काम कर देता हूँ, ठीक है। आपने ये कहा, मैं आपके लिए ये भी कर देता हूँ। आपने ये कहा, यार चलो मैं ये भी कर देता हूँ, ठीक है। फ्रेमवर्क आपको कितनी आसानी देता है, हम जब एमवीसी पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगी ये वाली बात, ठीक है। अच्छा, फिर डॉट नेट के फ्रेमवर्क के कुछ वर्जन है हमारे पास। वर्जन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1.0, 1.1, 2.0, 3.0, ठीक है, 3.5, 3.5, 3.5, 4.5, 4.6 और 4.7। 4.7 इस बुक तक में ये समझ लें कि लेटेस्ट था। जब ये बुक बनी होगी तो लेटेस्ट था, आई थिंक ये बुक लास्ट ईयर ही बनी होगी, तो लास्ट ईयर तक ये लेटेस्ट था। बट अभी कुछ टाइम से, मैं 1 महीने 2 महीने से नोटिस कर रहा हूँ कि सिस्टम्स के अंदर ना अपडेट्स आ रही हैं 4.8 की। मेरे अपने सिस्टम में भी जो वर्जन है ना डॉट नेट का, 4.8 की अपडेट आ चुकी है, मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ अपने पास, ठीक है। अब शायद मेरे विजुअल स्टूडियो के अंदर अपडेट आई हो ना आई हो, या तो ये अपडेट काफ़ी दिनों से मांग भी रहा है, ठीक है। तो मैंने शायद, मेरे ख्याल से शायद अगर मैंने अपडेट किया होगा तो मैं 4.8 भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। वरना फिर मैं पुराना वर्जन यानी 4.7 तो बेसिकली है भी लेटेस्ट वर्जन, तो मैं 4.7 भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसा कोई मसला नहीं है। फिर अगर आगे बढ़े तो जी एक एप्लीकेशन के इधर देखें ऊपर, कंपोनेंट्स ऑफ द डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.7, ये कुछ कंपोनेंट्स है इस फ्रेमवर्क के, डॉट नेट के फ्रेमवर्क के, ठीक है। सर मतलब क्या है? मतलब ये कि ये वो कंपोनेंट्स हैं जो आपकी एप्लीकेशन को रन करने में, आपकी एप्लीकेशन को चलने में मदद करते हैं अभी भी, और आगे हम एमवीसी पढ़ेंगे तब भी, ठीक है। अच्छा, अभी हम कंसोल एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम उस पर नहीं जाएंगे एमवीसी पे डायरेक्ट। फिलहाल हम सी शार्प की बेसिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि सी शार्प एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो सी शार्प की बेसिक्स के अंदर हमें टाइम कम लगेगा, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सी शार्प पढ़ने में हमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज यानी CIL, ठीक है। ये क्या करता है भाई? ये ये वाला काम, इसका डिस्क्रिप्शन क्या होता है? इसका डिस्क्रिप्शन ये है कि भाई जब कोड लिखा होता है किसी भी डॉट नेट कंपेटेबल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, तो उसे कंपाइल करना, ठीक है। और उसका जो MSIL कोड होता है ना, जो कि ये समझ लो कि ये कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज वाला कोड होता है, वो कंपाइल करके लाता है ये वाला टूल, ठीक है। वो जो कोड कन्वर्ट हो जाता है ना, वो बन जाता है कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज, ठीक है। वो जो कोड कन्वर्ट हो जाता है किसी भी डॉट नेट कंपेटेबल लैंग्वेज वाला कोड, जब कंपाइल हो जाता है ना, तो वो कन्वर्ट हो जाता है कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, जो कि डॉट नेट को, ऐसी लैंग्वेज जो कि डॉट नेट को समझ में आ सके, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है मेरे पास कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, तो ये CLR है, ठीक है। ये डॉट नेट फ्रेमवर्क की बैकबोन है। ये क्या करती है? ये मैनेज करती है, और कि किसी भी एप्लीकेशन की जो एग्जीक्यूशन होती है ना, यानी फर्स्ट करें मैंने एप्लीकेशन टाइप की कि एप्लीकेशन के अंदर ये फंक्शनैलिटी मौजूद है। फर्स्ट करें एप्लीकेशन के अंदर ये है कि भाई 2 नंबर्स को ऐड करा सकते हैं, ये एप्लीकेशन के अंदर है लॉग इन और लॉग आउट का सारा सिस्टम, ठीक है। तो मैं किस तरह से इसको चला सकता हूँ? अब इसकी जो एग्जीक्यूशन है ना, ये CLR ये इस पे काम करता है, ठीक है। फिर डायनामिक लैंग्वेज रन टाइम क्या है? डायनामिक लैंग्वेज रन टाइम ये है कि ये एक इन्वायरमेंट है, जो कि CLR के भी टॉप पे होता है, यानी CLR जब वर्क कर लेता है उसके बाद भी ये कौन काम करता है? डायनामिक लैंग्वेज रन टाइम, ठीक है। और ये क्या करता है? इंटीग्रेबिलिटी और सारा डायनामिकली लैंग्वेजेस को जो है ना ये हैंडल कर रहा होता है। एग्जीक्यूशन के बाद वाला जो इसका होता है ना, उसको ही देख रहा होता है। फिर है हमारे पास FCL, ठीक है। ये क्या कर रहा होता है? एप्लीकेशंस को डेवलप करने में हमारी हेल्प कर रहा होता है, यानी ज़ाहिर है एप्लीकेशन को तो डेवलप हम कर रहे होते हैं, कोड वोड हम लिख रहे होते हैं,
लेकिन पीछे हमारे कोड्स को रन टाइम के ऊपर चलाने में ये सारे कंपोनेंट्स ना काम आ रहे होते हैं। सही है। फिर कॉमन लैंग्वेज सिस्टम है CTS। ये क्या कर रहा होता है, ये बेसिकली एक कॉमन वे डिसाइड करता है, ठीक है। और तमाम सपोर्टेड टाइप्स के, ये जो भी हमारे पास डॉट नेट फ्रेमवर्क की लैंग्वेजेस होती है ना, उन तमाम सपोर्टेड टाइप्स के लिए कॉमन वे प्रोवाइड करता है ताकि वो स्टैब्लिश कर सकें, ठीक है, क्रॉस लैंग्वेज प्लेटफॉर्म के लिए, ठीक है। यानी फर्ज करो जो भी डॉट नेट कंपेटेबल लैंग्वेजेस होती है ना, ये उनको एक वे प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि वो क्या कर सके, क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन की तरफ जा सके। मुझे फर्ज करें एप्लीकेशन बनानी है iOS के लिए, आईफोन, मेरे पास आईफोन भी है, मैं चाहूँगा मैं अपनी आईफोन की एप्लीकेशन खुद से बनाऊँ, ठीक है, तो मैं डॉट नेट के थ्रू बना सकता हूँ। मैं विजुअल स्टूडियो को, मैं C# को यूज़ करते हुए बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये उस वक्त क्या हेल्प करेगा, ये उस वक्त हेल्प ये करेगा CTS कि ये कहेगा कि चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें भी बताता हूँ कि तुम इस तरह से आगे बढ़ो। ये लैंग्वेज को पीछे पीछे कहेगा, हम तो कोडिंग कर रहे होंगे, लेकिन पीछे पीछे लैंग्वेज को कहेगा देखो मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ, तुम इस तरह से आगे बढ़ो एग्जीक्यूशन की तरफ, ठीक है। और फिर होगा क्या कि तुम अपने आप को क्रॉस लैंग्वेज या मतलब क्रॉस लैंग्वेज प्लेटफॉर्म के लिए, क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन के लिए तैयार कर लोगे, ठीक है। इस तरह से ये बात करता है। अच्छा, तो ये दो चीज़ें रह गई भाई, CLS कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, ठीक है। सेट ऑफ रूल्स दैट any .NET language should follow to create applications that are इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसी है, इंटरऑपरेबल विद अदर लैंग्वेज। ये इंटरऑपरेबल मेरे मुंह से हमेशा अजीब सा निकलता है, ठीक है। इंटरऑपरेबल का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ मिलकर जो ये ऑपरेशन करते हैं ना, उसको, उसकी एबिलिटी को कहते हैं इंटरऑपरेबल, ठीक है। तो ये कहती है आपकी लैंग्वेजेस को जो रूल्स होते हैं ना वो फॉलो करवाने के अंदर अपना जो रोल है ना वो प्ले करता है। फिर स्टैंडर्ड सिस्टम सर्विस जो है ये क्या करती है, ये सपोर्ट करती है स्टैंडर्ड सिस्टम सर्विसेज को। स्टैंडर्ड सिस्टम सर्विसेज आपकी जो स्टैंडर्ड सर्विसेज होती है ना, आपने जो यूज़ की हुई होती हैं, या डॉट नेट फ्रेमवर्क जो भी सर्विसेज यूज़ कर रहा है अपनी, उनको बेसिकली डील करती है, ठीक है। अब आ गए आपकी एप्लीकेशन की तरफ। तो ये आपकी एप्लीकेशन है, अगर देखा जाए ना तो इस तरह से आपकी एप्लीकेशन चल रही होती है, इसके अंदर कुछ लेयर्स होती हैं, ठीक है, कुछ कंपोनेंट्स है बेसिकली ये टिकी हुई होती हैं, ठीक है। मैं जरा जूम इन कर देता हूँ। ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जिस पर आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो डिपेंड कर रही होती हैं, जैसे भाई डॉट नेट। और इसके अलावा ये कुछ कंपोनेंट्स ऐसे भी हैं जिसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन को अलग अलग टाइप के अंदर डिफाइन कर सकते हो। जैसे ये डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर आप WPF, विंडोज फॉर्म्स और ASP.NET की एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है। डॉट नेट कोर के अंदर आप क्या कर सकते हो, यूनिवर्सल विंडोज ऐप बना सकते हो, और ASP.NET कोर की एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है। अब यही था कि ये अलग अलग प्लेटफॉर्म कह लो, या ये आप कह लो कि डॉट नेट के ही अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जो आपको अलग अलग एप्लीकेशन बनाने के ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, सही है। हम विजुअल स्टूडियो जब पढ़ रहे होंगे ना तो मजीद इसको डिस्कस करेंगे, जब विजुअल स्टूडियो की तरफ जाएंगे तो मजीद डिस्कस करेंगे, सही है। और हम इन टॉपिक्स में से क्या पता कि 5 मिनट की डिस्कशन हम थोड़ा सा ट्यूसडे को भी करें विजुअल स्टूडियो के ऊपर। अच्छा, Xamarin, ये Xamarin क्या है, मैंने बात की थी ना कि आप iOS की एप्लीकेशन बना सकते हो। तो विजुअल स्टूडियो के अंदर ना Xamarin के नाम से एक कंपोनेंट होता है जिसके थ्रू आपकी iOS की, एंड्रॉइड की क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है। और अब तो इन्होंने ये किया है कि अब तो कर्नल भी एक कर दिया है, या फिर जो स्क्रीन का टर्मिनल होता है ना वो एक ही कर दिया है, फिर डायरेक्टली आप डॉट नेट के थ्रू भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हमें, पहले ये होता था कि भाई डॉट नेट के ऊपर ना C# के थ्रू आप iOS की एप्लीकेशन बना तो सकते थे, एबिलिटी तो थी, बट वो बहुत मुश्किल हो जाती थी चीज़ें, ठीक है। लेकिन अब ये काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। अच्छा, फिर ये वही सारे कंपोनेंट्स हैं, देखो ऊपर ऊपर तो ये एप्लीकेशन है, लेकिन बेसिकली कोर में ये सारे कंपोनेंट्स चल रहे होते हैं जो आपकी एप्लीकेशन रन हो रही होती है। अच्छा, फिर हमारे पास कुछ डॉट नेट की फीचर्स आए, ठीक है। जैसे ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट है, डॉट नेट खुद कर रही होती है।
इजी डिप्लॉयमेंट है। ये वाकई डॉट नेट की जो डिप्लॉयमेंट है वो इजी, आप एप्लीकेशन जब डिप्लॉय करोगे ना एमवीसी की तो आपको अंदाजा होगा डॉट नेट की डिप्लॉयमेंट तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, जो बात है। ठीक है, फिर उसके अलावा अगर हम देखें तो इंटर ऑपरेबिलिटी है, यानी वही कि एक दूसरे के साथ मिलके जो काम करता है ना उसकी एबिलिटी यहाँ पर, जो एप्लीकेशन या जो लैंग्वेजेस एक दूसरे के साथ कंबाइन मिलके काम करती हैं उसकी जो एबिलिटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। फिर एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूवमेंट्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। जो बात है यहाँ पर आप बहुत जल्दी जल्दी अपने नए नए वर्जन यूज़र को दे सकते हो। नए नए वर्जन का मतलब ये कि आपने वेबसाइट आज बना ली, अब आपने यूज़र को एक वर्जन दे दिया कि भाई ये वर्जन है आपका वेबसाइट का है जैसे 1.0, ठीक है, या 0.0 या 0.1 है, ठीक है, या फर्स्ट करो 1.0 है, ठीक है। तो आप जब काम जल्दी कर सकते हो, इम्प्रूवमेंट जल्दी आती है आपकी वेबसाइट में, तो फिर आपको डिप्लॉयमेंट जल्दी करके और वही एक्सेसिबिलिटी यूज़र की जो है ना एक तो वो भी अच्छी होती है और आप भी इम्प्रूवमेंट जो है ना वो जल्दी जल्दी कर सकते हो अपनी वेबसाइट में या अपने जो भी आपकी एप्लीकेशन है या जो भी आपके प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। फिर ये सपोर्ट करता है डॉट नेट की स्टैंडर्ड जो 2.0 है ना उसको सपोर्ट करता है, स्टैंडर्ड जो वर्जन है 2.0 का। अच्छा, स्टैंडर्ड 2.0 का जो वर्जन है ना डॉट नेट का, ये कुछ चीज़ें रिक्वायर करती हैं, यानी आप कुछ गेम्स हैं ऐसे तो अगर आप इंस्टॉल करोगे ना तो बेशक आपके पास 4.7 4.8 डॉट नेट के वर्जन मौजूद हो, लेकिन वो आपसे कहेंगे कि आप ऐसा करें कि भाई आप डॉट नेट का 2.0 वर्जन जो है ना वो इंस्टॉल करें, 3.5 वर्जन इंस्टॉल करें, 4.0 वर्जन इंस्टॉल करें, ठीक है। तो ये इनके बस आप कह लें कि शौक है। अब कंपेटेबिलिटी का इशू होता है कभी कभी कि अगर आप वो वर्जन ना करें तो कंपेटेबिलिटी नहीं बनती, ठीक है, बिकॉज वो गेम बना होता है, वो सॉफ्टवेयर बना होता है कम वर्जन पे चलने के लिए और आप उसे चला रहे हैं 4.7 पे, लेटेस्ट वर्जन पे 4.8 पे चला रहे हैं जो भी नया नया ही आया बिल्कुल मार्केट में, ठीक है, तो वो उस पर नहीं चलेगा। तो वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि नहीं आप वही यूज़ करें सॉफ्टवेयर जो हम आपको बता रहे हैं, उसके अलावा आप यूज़ ना करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। ये भी उसी में से कुछ कंपोनेंट्स हैं, थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा, मैं स्लाइड आपके साथ शेयर कर दूंगा। जबरदस्त, हमारा मेन एम आज का जो अब आया है, ठीक है, सी शार्प क्या होती है। सी शार्प इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, ड्राइव फ्रॉम सी एंड सी प्लस प्लस। ये कहाँ से आई है, ये आई है सी से और सी प्लस प्लस से, ठीक है। प्रोवाइड अ सिंपल एंड प्रोडक्टिव वे फॉर डेवलपर्स टू क्रिएट एप्लीकेशन। अच्छा, सी शार्प सी और सी प्लस प्लस से बेसिकली ड्राइव होकर आई है। ये आपको एक अच्छा वे प्रोवाइड करती है कि आप एप्लीकेशन को डेवलप कर सको। डेवलपर्स के लिए बेसिकली सी शार्प बहुत ज़्यादा एक मैं कहूँगा अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट है, तो वो ये गलत नहीं होगा शायद, ठीक है। सी शार्प जितना, यानी सी शार्प कहीं नहीं है, ऐसा ऐसा होता है कि आपको मुश्किल मुश्किल आ जाती है, आप सोचते हैं कि यार ये तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन सी शार्प को समझने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप अगर कोशिश करें ना तो इसको समझने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है, ये इसकी बात वाकई है। अच्छा, फिर ये क्रिएट्स अ वेरी सी शार्प बेसिकली क्रिएट्स अ वेरी सिंपल, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी शार्प गोल्स है, ठीक है, जो सी शार्प के गोल्स हैं वो क्या क्या है, कि क्या क्या करती है, इसको क्या क्या करना है। तो भाई ये बेसिकली सिंपल एप्लीकेशन क्रिएट करती है और पावरफुल होती है एप्लीकेशन, ठीक है। और इसके अलावा ये जो टूल्स भी क्रिएट करती है ना, तो इंटरऑपरेबल, स्केलेबल, रॉबस्ट एप्लीकेशन वगैरह के टूल्स होते हैं जो कि आपकी हेल्प करते हैं एप्लीकेशन को इनोवेटिव, इंटरैक्टिव और मजीद पावरफुल बना सको और सेफ भी रहे एप्लीकेशन, यानी कोई प्रॉब्लम भी ना हो, ठीक है। क्रिएट ए कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, ये आपको कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर बना के देती है। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को आगे स्टडी करेंगे डिटेल में, ठीक है। इसकी क्लासेस है, बाकायदा ये नहीं समझेंगे हम, इसकी काफ़ी क्लासेस हैं इसकी हमारे पास, हमें काफ़ी सारी पढ़नी है ये। फिर ये सपोर्ट पावरफुल कंपोनेंट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट ओरिएंटेड जो डेवलपमेंट है ना उस पर काम करती है, इन छोटे छोटे कंपोनेंट्स के थ्रू ये डेवलपमेंट के अंदर ना काम करती है, ठीक है। फिर ये पावरफुल अगर मैं बात करूँ, ये एक्सेस अलाउ करती है बहुत सारे फीचर्स को, ठीक है, जो कि प्रीवियसली अवेलेबल थे सी प्लस प्लस में, सी लैंग्वेज में। और इसके अलावा केस टू केस स्टडी करती है, रैपिड एप्लीकेशन की डेवलपमेंट के अंदर हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। विजुअल बेसिक को अभी भी सपोर्ट करती है, ये विजुअल बेसिक के साथ काम करने में आपकी हेल्प करती है, ठीक है। विजुअल बेसिक माइक्रोसॉफ्ट की एक लैंग्वेज है,
क्योंकि सी शार्प के अलावा लोग यूज़ करते हैं, बट अब पब्लिक बहुत कम यूज़ करती है, बहुत कम डेवलपर ने जो यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रोवाइड्स फेमिलियरिटी टू प्रोग्रामर्स, ठीक है, कमिंग फ्रॉम सी एंड सी प्लस प्लस बैकग्राउंड। अगर आप सी लैंग्वेज से आ रहे हैं या आप सी प्लस प्लस से आ रहे हैं तो आपको लगेगा कि हाँ ये लैंग्वेज आपके काम की है और ये उसी से सेम है, मिलती जुलती है कहीं कहीं सी से या सी प्लस प्लस से। ठीक है, अच्छा अब मैंने भी और शायद आप लोगों ने भी, मैंने सी लैंग्वेज के अंदर जो डेवलपमेंट किया वो एक रोबोटिक्स का प्रोजेक्ट था, उसके अंदर कुछ काम किया था। मैंने भी ऐसे सी लैंग्वेज के अंदर ना बहुत कोई मैंने पीएचडी नहीं किया हुआ। ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स भी नहीं किए सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, लेकिन जब मैं सी लैंग्वेज से सी शार्प पे काम करता हूँ, मैं नया नया सी लैंग्वेज से सी शार्प में आया था, तो उस वक्त मैंने तो खैर एफटेक में पढ़ी है सी शार्प भी, तो उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं लगे थे। बहुत ज़्यादा चेंजेस क्या, मुझे ये लगा था कि इसकी कुछ चीज़ें मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ, या इसके कुछ कंपोनेंट्स, इसका सिंटेक्स मैं शायद देख चुका हूँ, या इस जैसा सिंटेक्स मैं पहले भी देख चुका हूँ। तो शायद आप लोगों को भी ये एहसास हो कि हाँ इस तरह का सिंटेक्स तो हमने भी देखा हुआ है, इस तरह की चीज़ें हमने भी देखी हैं। ठीक है, फिर allows to write application that target both desktop and mobile devices। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे जो MVC की एप्लीकेशन बनाते हो ना, तो वो ज़ाहिर है वो रिस्पॉन्सिव होती हैं बूटस्ट्रैप वगैरह की वजह से, और इसके अलावा भी उनमें फंक्शनलिटी इस तरह की बनती है कि वो फ़ोन वाले लोग भी यूज़ कर सकें और वो डेस्कटॉप पे जो कंप्यूटर में यूज़ करते हैं वो भी यूज़ कर सकें। सही है। अच्छा, एडवांटेजेस हैं कुछ सी शार्प के यहाँ पे। भाई क्रॉस लैंग्वेज सपोर्ट है। क्रॉस लैंग्वेज सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि आप एप्लीकेशन डेवलप करोगे iOS के लिए। ठीक है, अब जब कोड कंपाइल होगा, एग्जीक्यूट होगा ना, तो वो क्या होगा, वो किसी भी वो स्विफ्ट के अंदर कंपाइल हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा स्विफ्ट में। ठीक है, आपको नहीं करना पड़ेगा, वो हो जाएगा। आप इसमें बनाओगे लेकिन वो उस लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर कॉमन इंटरनेट, अगर देखा जाए तो बेसिकली कॉमन इंटरनेट प्रोडक्ट है। ठीक है, कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल ये प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, ये XML और इनके थ्रू ना एक प्रोटोकॉल प्रोवाइड कर रहा होता है HTTP, जो आपका कॉमन होता है और सेफ होता है। आपकी हैकिंग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रिवेंट करता है ये, कि आपकी वेबसाइट हैक ना हो सके, ये काफ़ी ज़्यादा से प्रिवेंट करता है इससे। ठीक है, फिर डिप्लॉयमेंट इसमें बहुत सिंपल होती है। ठीक है, XML डॉक्यूमेंटेशन आप इसमें कर सकते हो, हमने सी शार्प की एप्लीकेशन को पहले भी देख चुके हैं। अच्छा, ये कुछ फीचर्स हैं जो कि प्रेफर्ड लैंग्वेज बाय मोस्ट डेवलपर्स, सी शार्प को एक प्रेफर्ड लैंग्वेज बना रहे हैं। ठीक है, ज़्यादातर डेवलपर्स की तरफ से। फीचर्स कौन कौन से हैं भाई? टाइप सेफ्टी चेकिंग है, यानी यहाँ पर आपको हर टाइप बतानी पड़ती है कि भाई मैं इस टाइप का डेटा यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, फिर गार्बेज कलेक्शन है। सी शार्प की अपनी गार्बेज कलेक्शन बहुत अच्छी है कि ये एक्स्ट्रा डाटा को नहीं रखता। ठीक है, अगर लगता है कि कोड एक्स्ट्रा हो रहा है तो ये आपको बोलेगा कि भाई आप इसे इस तरह से रखो। ठीक है, आपको ऑप्शन देगी, क्योंकि फ्रेमवर्क है ना पूरा, तो डॉट ये फ्रेमवर्क आपको ऑप्शन देगा कि भाई फर्ज करें निशा आपने जो कोड है ये इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, आप इस तरह से कर दें बेहतर रहेगा। आप ये नेम स्पेस यूज़ कर लें, ये कोड यहाँ से चला जाएगा, बस सिर्फ एक नेम स्पेस रहेगी। ठीक है, और आपका काम भी होता रहेगा। तो ये गार्बेज कलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि एक्स्ट्रा कोड को, एक्स्ट्रा जो कोड होता है ना उसको ये नहीं रखता, उसको कहते हैं भाई जाओ यहाँ से। सही है। इसके अलावा स्टैंडर्डाइजेशन बाय, अच्छा आप लोगों ने इस कंपनी का नाम, इसकी फुल फॉर्म सुनी होगी पहले भी। ठीक है, ECMAS, ECMAS और ECMA, ठीक है, आप लोगों ने ये नाम सुना होगा। इसकी फुल फॉर्म होती है यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। ठीक है, ये कंपनी है, ये इनके स्टैंडर्ड्स पे भी सी शार्प पूरा उतरती है। ठीक है, इनके जो भी स्टैंडर्ड्स है ना वही दुनिया के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए, उस पे भी सी शार्प जरा वो पूरा उतरती है। जनरल टाइप्स होती हैं, यहाँ पे मेथड्स होते हैं, रिटर्स होते हैं। ठीक है, स्टैटिक क्लासेस होती हैं, पार्सर क्लासेस होती हैं, एनोनिमस मेथड्स बन सकते हैं। ठीक है, नेम्ड आर्ग्यूमेंट के साथ बन सकते हैं, ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट के साथ बन सकते हैं। नलेबल टाइप्स होती हैं, नलेबल एक टाइप होती है जिसके आप जैसे आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो वो नलेबल टाइप बन जाती है। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी होती है, ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज होती हैं। ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज आगे पढ़ेंगे, काम बहुत काम की है। ठीक है, मैं बताऊंगा, ये फुल प्रॉपर्टीज को कहते हैं हम। ठीक है, उसके बाद पैरेलल कंप्यूटिंग। पैरेलल कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि आप तो काम कर रहे हो, पीछे पीछे कंप्यूटर क्या कर रहा है, उसको हर लाइन को कंपाइल करता रहता है। ठीक है, अच्छा, कुछ एप्लीकेशन है सी शार्प के ऊपर जो कि बन सकती हैं, जैसे वेब एप्लीकेशन बन सकती है, वेब सर्विसेज बन सकती हैं, आप गेम्स बना सकते हो। आप में से किसी को पता है पबजी नाम का गेम है एक?
पता है आप में से किसी को? दोनों में? जी हाँ, आप अरीबा, आप वो पबजी वाला जो गेम है ना वो उस पर बना सकती हैं, पता है आप? अच्छा, अभी भी जो विजन चल रहा है ना, एक स्टूडेंट, क्या कह रही हैं आप? सी शार्प के थ्रू बना सकती हैं, यूनिटी एक फ्रेमवर्क होता है सी शार्प का ही, उसके थ्रू बना सकते हैं, ठीक है। फिर लार्ज स्केल इंटरप्राइज एप्लीकेशंस बन सकती हैं इसके ऊपर, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशंस बन सकती हैं, पीसी के लिए, टैबलेट्स के लिए, सेलफोन्स के लिए एप्लीकेशंस बन सकती हैं, ठीक है। सिंपल स्टैंड अलोन डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बन सकती है आपकी, जैसे फर्स्ट करें कोई बैंक इन्वेंट्री सिस्टम है, कोई बैंक की एप्लीकेशन है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स, अच्छा, फिर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन भी आप बना सकते हैं, ठीक है, दैट स्प्रेड ओवर अ नंबर ऑफ सिटीज और कंट्रीज। क्लाउड एप्लीकेशन भी बन सकती हैं इसके ऊपर, ठीक है। इसके बाद अगर हम कुछ बात करें ना, तो बेसिकली आप माइक्रोसॉफ्ट की कुछ रिलीज हैं, ठीक है, तो ये कुछ नई नई चीजें दे रहे होते हैं आपको, सही है। इनकी जो रिलीज है ना, वो कुछ आपको न्यू न्यू फीचर्स, न्यू न्यू थिंग्स आपको प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। इसके अंदर लोकल फंक्शन है, नेस्टेड फंक्शन है, ठीक है, बाइनरी लिटरल है, ये इन्होंने 2017 की एक अपडेट के अंदर दिया था। हम तो ये काम कर रहे हैं, मैंने तो भाई सी शार्प खैर पढ़ी 2017 के अंदर ही है स्टार्टिंग में, तो मेरे पास तो ये इनमें से आमतौर पर चीज़ें ज़्यादातर मेरे पास थी, सही है। गीत थोड़ा एक्सेप्शन भी हम करते थे, ठीक है। इसका होता क्या है कि हम एक्सेप्शन सेट कर देते हैं कि भाई आप कोड ना फटे, आप एक्सेप्शन लगा दो, ठीक है। फिर आउट वेरिएबल, यानी जो एनहेंसमेंट होती थी वेरिएबल के अंदर, वो भी सब अब आ गई है, तो काफ़ी ज़्यादा फीचर्स अब ऐड हो गए। हम चलते चलते हुए ना इन छोटी छोटी चीज़ों को इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जहाँ पे हम कोई काम कर रहे होंगे ना, और एकदम से मुझे अंदाजा हो जाएगा कि हाँ, ये वाला फीचर हम यूज़ कर रहे हैं, हमने ये इसकी बात की होगी, वहाँ मैं आप लोगों को बता दूंगा। अच्छा, हम विजुअल स्टूडियो 2017 मिनिमम विजुअल, आपके पास जब आप ये काम कर रहे हो, आप ये पढ़ रहे हो एमवीसी, आप कोशिश ये करेंगे कि आपके पास विजुअल स्टूडियो का मिनिमम वर्जन जो है ना वो 2017 हो। अगर 15 रखना है तो कम्युनिटी रखना है, ठीक है, सही है। अगर आप चाहते हैं कि आप विजुअल स्टूडियो 2015 रखना चाह रहे हैं, तो आपको विजुअल स्टूडियो 2015 कम्युनिटी वर्जन रखना है, ठीक है। वरना विजुअल स्टूडियो 2017 कम्युनिटी वर्जन रखना है। अगर हुआ यानी मुश्किल है दायरे तलाश करना, लेकिन अगर मुझसे पॉसिबल हुआ तो मैं आप लोगों को तलाश वगैरह फाइंड करके दे दूंगा। लेकिन अभी कल संडे है, अपने अपने कंप्यूटर्स के अंदर या लैपटॉप्स के अंदर इंस्टॉलेशन कर दें। अभी वैसे एसक्यूएल भी नहीं हुआ इंस्टॉल, ठीक है, तो अपने अपने, और एक और बात, ट्यूसडे को अगर आप लोगों के पास एसक्यूएल अभी भी इंस्टॉल्ड नहीं है, तो ट्यूसडे को आप लोग अपना लैपटॉप या कंप्यूटर भी, ठीक है, लैपटॉप ले आए ज़्यादा बेहतर है, कंप्यूटर फिलहाल छोड़ें, कंप्यूटर के अंदर मैं एनी डेस्क के थ्रू करवा दूंगा या टीम वीवर के थ्रू करवा दूंगा। जिसके पास, अगर किसी के पास लैपटॉप है आप में से, तो अगर और एसक्यूएल अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ है, तो ट्यूसडे को आप लैपटॉप लेकर आएंगे, ठीक है, ताकि उसके अंदर एसक्यूएल इंस्टॉल कर सकूँ। इसके अलावा विजुअल स्टूडियो को भी इंस्टॉलेशन जरा वो मैं बता दूंगा ट्यूसडे तक। ट्यूसडे को मैं कोशिश करूंगा कि सेटअप अगर इसका हो सका, तो वो सेटअप मैं अपने पास कहीं से डाउनलोड करके इंटरनेट से, और मैं कॉपी कर लूंगा, आप लोगों को दे दूंगा वो सेटअप, तो आप लोग बाद में वो यूज़ कर दीजिएगा। हम विजुअल स्टूडियो एटलीस्ट 2015 या 17 यूज़ करेंगे। 2015 कम्युनिटी और 2017 भी कम्युनिटी, ठीक है। ये फ्री वर्जन है यूजर्स के लिए, मेरे आपके लिए फ्री वर्जन होते हैं ये, ठीक है। विजुअल स्टूडियो का एनवायरनमेंट वगैरह जो है ना, वो उस तरह का होता है कि आप, यहाँ पे सब कुछ बताया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे सब कुछ बताया हुआ है। कम्युनिटी किसके लिए होता है, प्रोफेशनल किसके लिए, और एंटरप्राइज किसके लिए। ये फ्री फुली फीचर्ड आईडीई है, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए, ओपन सोर्स और इंडिविजुअल डेवलपर्स के लिए। ये मेरे लिए है, ठीक है, क्योंकि मैं कौन हूँ, मैं इंडिविजुअल डेवलपर हूँ, ठीक है। विजुअल स्टूडियो 2017 प्रोफेशनल, ये क्या कर रहा होता है, कुछ प्रोफेशनल डेवलपर्स के टूल इसके पास मौजूद होते हैं, ठीक है। कुछ सब्सक्रिप्शन बेनिफिट्स होते हैं इसके पास, ठीक है, स्मॉल टीम्स के लिए सपोर्ट करता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। छोटी टीम्स के लिए, नहीं 12-15 लोगों की जो टीम्स होती है ना अराउंड, उनके लिए ये सपोर्ट करता है कुछ टूल्स वगैरह, ठीक है। इसके बाद एंटरप्राइज इज एन एंड टू एंड सोल्यूशन टू मीट demanding qualities and
स्केल ये नहीं फर्ज करेंगे, तमाम जो क्वालिटीज होती है ना, स्केलेबल जो भी नीड्स होती हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए या मल्टीपल यूजर्स के लिए, वो ये आपको प्रोवाइड करता है 2017 एंटरप्राइज। अच्छा, ये बुक जब आई थी ना 2017 ही चल रहा होगा ये, यानी ये बुक जब स्टार्ट हुई है बनना 2017 या 18 चल रहा होगा, ठीक है। तो ये उसी के सारे वर्जन है, यहाँ पे जितना भी कोड हुआ हुआ है, ये जितना भी सब कुछ लिखा हुआ है ना, ये 2017 वर्जन का ही कोड होगा। तो ये उसी के सारे स्नैपशॉट्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। ये सब कुछ वहीं से आया है, ये देखो सब कुछ वहीं से आया है। 2017। मैं दिखा देता हूँ एक मरतबा, मैं आपको एक मरतबा दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमें तलाश करना है। विजुअल स्टूडियो डायरेक्ट, विजुअल स्टूडियो की अपनी वेबसाइट है, यानी इन्होंने एक डोमेन टाइप की बनाई है विजुअल स्टूडियो के लिए, ठीक है। उससे शायद हमें मिल जाएगी। अब इन्होंने इसकी अवेलेबिलिटी काफ़ी शायद मेरे ख्याल से बंद की हुई है, बट ट्राई करने में हर्ज नहीं है, आप ट्राई करें, क्या पता आपको मिल जाए। अभी मैं कहीं देख रहा था ऑनलाइन इंस्टॉल की, मतलब ऑफलाइन इंस्टॉल। अच्छा, ये इधर उधर की जो वेबसाइट होती है ना, जैसे ये वेबसाइट है, ठीक है, कोशिश करें कि इससे ना कुछ करें, ठीक है। इसको ना ही विजिट करें तो बेहतर है, ठीक है। अगर आपको यहाँ इस ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ मिलता है तो ठीक है, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है, यहाँ पे विजुअल स्टूडियो डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम लिखा हुआ है, ठीक है। कोशिश करें कि अगर इस तरह की वेबसाइट का आपको कुछ मिलता है तो ठीक है। देखता हूँ। हम्म, मैंने क्लासरूम पे एसक्यूएल को शेयर किया हुआ है एक बार। मैं अभी देख के बताता हूँ आपको, रुक गया। अब ये देखें, ये एप्लीकेशन ये अजीब सी खुल रही है, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट की है भाई। अच्छा, वीडियो को फिलहाल यहीं रोक रहे हैं।